लाइव डिबेट विद फरियाल गुलाबासी हर मंगल और बुध की रात 8 बजे सिर्फ वीनस फास्ट न्यूज HD पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चैनल SPFN पे प्रोग्राम लाइव डिबेट विद फरियाल गुलाबासी आपको खुश आमदीद कहती हूँ अपने प्रोग्राम में। नाजरीन, आज मेरे पास आपके साथ डिस्कस करने के लिए कुछ 2 से 3 टॉपिक्स हैं, कुछ 2 से 3 चीज़ों का एनालिसिस और कुछ 2 से 3 चीज़ों पे अहम पेशरफ्त जो हो रही है, क्या रिपोर्ट की फॉर्म में मैं एक मजबूआ बना के तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी, डिस्कस करूंगी। इसके साथ साथ हम बात करेंगे उन टॉपिक्स के ऊपर जो आने वाले दिनों में मुल्की सियासत और मुल्की मईशत पर जिनका एक गहरा असर पड़ने वाला है और मुल्की सियासत किस रुख जाने वाली है और कौन सी बड़ी शख्सियत जो है उनका इस्तीफा जो है वो आ रहा है और कौन सी बड़ी शख्सियत है जिनका आखिरी वर्किंग डे है। तमाम तर चीज़ों में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब का गालिबन आने वाले जुम्मे वाले रोज आखिरी उनका वर्किंग डे जो है वो कंसिडर किया जा रहा है। और जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब है उनका वैसे तो आखिरी वर्किंग डे 17 को है, लेकिन वो इतवार का रोज बनता है तो जुम्मे वाले दिन 15 तारीख उनका आखिरी वर्किंग डे और उनकी रिटायरमेंट डेट जो है वो 17 तारीख को है। तो संडे क्योंकि ऑफ है तो वर्किंग डे उनका फ्राइडे है। अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब जो हैं उनके लिए ये 4 से 5 दिन बड़े अहम बताए जा रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि हो सकता है वो कुछ अहम फैसले करें, ये भी हो सकता है कि वो कोई अहम इस किस्म का फैसला ना करके जाएं, लेकिन एक शुबा जाहिर किया जा रहा है कि कुछ फैसले जैसे नैब तरमीम का फैसला था, जैसे मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला था, कुछ फैसलों के ऊपर उन्होंने महफूज करके रख दिए थे, कुछ समात पर उन्होंने फैसले, कुछ केसेस पर, तो अब वो शायद वो सुना कर ही जाएंगे और वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करके जाएंगे अपनी रिटायरमेंट से पहले और अपने लास्ट वर्किंग डे से पहले। इस पर तो अब वक्त ही जो 3 से 4 रोज रह गए, गालिबन 4 रोज रह गए आज का दिन निकाल के, तो अब तो वो तभी पता चल सकता है कि उस पर क्या अपडेट है। लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के साथ जो इस वक्त सबसे ज्यादा दूसरी जो एक गहरी नजर है वो है सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब पर। उनकी भी आईनी तौर पर मुद्दत खत्म हो गई है, लेकिन क्योंकि कोई इलेक्टोरल कॉलेज नहीं है जो उनको इलेक्ट करेगा, कोई असेंबली नहीं है जो कयाम में आई हो, तो कोई उन्हें इलेक्ट करने के लिए इस टाइम मौजूद नहीं है, इसलिए बजाहिर लग रहा है कि सदर आरिफ अलवी साहब जो अपना टेन्योर है उसको एक्सटेंड करेंगे या मजीद अभी जो है वो ऐवान सदर में रहेंगे। इस पर मुख्तलिफ चहमगोयां थी इस्लामाबाद के अंदर, मुख्तलिफ अफवाहें गर्म थी बाजार के अंदर, लेकिन अफवाहों को ब्रेक लग गई और चहमगोइयों को ब्रेक लग गई जब इतवार की रात 12 बजे के करीब जाहिद गशकोरी साहब जो एक इन्वेस्टिगेटिव खबर निकाल कर लाए और उन्होंने खबर दी, सहाफ़ी हैं जो, उन्होंने खबर दी कि सदर आरिफ अलवी साहब, ऐवान सदर से ये खबर है कि आरिफ अलवी साहब अभी ऐवान सदर नहीं छोड़ रहे, तो इसका मतलब है वो उधर ही हैं और अगली असेंबली के आने तक उन्होंने ऐलान किया है कि वो नहीं जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, एक बहुत बड़ी खबर थी। इससे ये पता चलता है कि आरिफ अलवी साहब फिल वक्त ऐवान सदर छोड़ने का मूड में नहीं दिखाई दे रहे और जब तक अगली असेंबली इलेक्ट होकर नहीं आती तब तक वो नहीं जाएंगे और उस तरीके से उन्हें हटाया भी नहीं जा सकता। अगर वो ये काम कर भी रहे तो ये गैर आईनी तस्वुर नहीं होगा क्योंकि कोई इलेक्टोरल कॉलेज नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क में इलेक्शंस को टूल दिया गया, इलेक्शंस आगे हुए, वरना इलेक्शंस हुए होते, नई हुकूमत मुंतखब होती तो नई हुकूमत अपने तरीके से जो आइन के अंदर तरीका दर्ज है उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल 40, 41 तमाम आर्टिकल्स जो कुछ बताते हैं उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट करती अपना नया सदर, हमारे पास एक नया सदर आता मुंतखब होकर, लेकिन ऐसा नहीं पॉसिबल हो पाया फिल वक्त क्योंकि ऐवान सदर में जो सदर आरिफ अलवी हैं, नए सदर जो उनका सक्सेसर है जो उनको आके ज्वाइन करेगा और उससे सदर ओथ लेंगे और फिर खुद रुखसत हो जाएंगे, उसके लिए ज़रूरी है कि इलेक्टोरल कॉलेज हो, बाकायदा तौर पर नई असम्बली मुंतखब हो। अभी कोई असम्बली नहीं है, सब निगरान सेटअप है तमाम सूबों में, वफाक में, तो ये एक बहुत बड़ी पेचीदगी है, कॉम्प्लिकेशन है। और आर्टिकल 44, आर्टिकल 14 के कुछ क्लॉजेस भी हमें ये बताते हैं कि सदर साहब जो है उनको एक तब तक वो अपने ऑफिस में रहते हैं जब तक पीछे से कोई आके उन्हें उनका सक्सेसर यानी अगला नया आने वाला सदर उन्हें ज्वाइन ना कर ले या ऑफिस में ना आ जाए। तो नया सदर तो अभी नहीं आ सकता बिकॉज इलेक्टोरल कॉलेज ही नहीं है जो इलेक्ट करेगा। सो ये कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं, कुछ टेक्निकलिटी इश्यूज कह लें, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स हैं और सदर साहब अभी अपने ऑफिस में ही हैं। ये कुछ ऐसी खबरें हैं जो आने वाले दिनों के लिए बड़ी अहम होंगी। सदर साहब क्या कोई तारीख का ऐलान करेंगे इलेक्शन की? चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब जो 3 से 4 दिन रह गए उनके रिमेनिंग 3 to 4 वर्किंग डेज, उसके अंदर वो कोई बड़ा फैसला सुना देंगे जो फैसले उन्होंने महफूज किए हैं या नहीं, सिर्फ जूं का तू ही ये खेल चलता रहेगा। अब हम बात करेंगे जो मेरे पास दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है आपके लिए। अगर दूसरी इंपॉर्टेंट स्टोरी पर बात करें तो बिलावल भुट्टो जरदारी बड़े गर्म हुए हैं सियासत में और दौरे कर रहे हैं और मुल्तान का दौरा कल एक बार कर चुके हैं, कल फिर वो मुल्तान पहुंच रहे हैं और अपने कारकुनान को कहा जाए कि गरमाने की कोशिश कर रहे हैं, कारकुनान का जज्बा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये गलत नहीं होगा क्योंकि इलेक्शन का साल है, तो गलत नहीं होगा कहा जाए कि वो इलेक्शन की तैयारी करने की एक कोशिश कर रहे हैं और इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन यहां पर एक चीज है, अचानक से पीपल्स पार्टी को इलेक्शंस याद आ गए, कारकुनान याद आ गए, क्योंकि मुल्क के अंदर इस टाइम एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन शुरू हुआ है। मुल्क के अंदर इस टाइम डंडा चल रहा है और आर्मी चीफ की जो आखिरी मुलाकात हुई थी जनरल सैयद आसिम मुनीर की, उन्होंने तमाम कारोबारी शख्सियात से कहा था कि बहुत सख्त किस्म का जो है घेरा तंग किया जाएगा तमाम करप्ट माफिया के अगेंस्ट।
तो जो घेरा तंग किया जा रहा है उसमें 1000 लोगों के नाम स्टॉप लिस्ट के अंदर एफआईए ने डाले और वो स्टॉप लिस्ट जो है वो बढ़ती जा रही है 1000 से, वो अब 1500 भी शायद गालिबन क्रॉस कर चुकी है, मुबैयन तौर पर बताया जा रहा है। और इस लिस्ट के अंदर जो सबसे ज्यादा किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हैं, जिन्होंने सिंध को लूट खसूट कर अपना माल समझ कर खाया है और अब उनके नाम डाले जा रहे हैं स्टॉप लिस्ट के अंदर। और कहा जा रहा है कि शायद मुराद अली शाह साहब का नाम भी उस स्टॉप लिस्ट के अंदर है। तो ये शायद वो फिक्र है जो लाहक हो गई है बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी को, और अब उन्होंने कारकुनान की तरफ रुख किया है, कारकुनान को भी मुंह लगाया है। वरना तो हमारे जो मुल्क में अशराफिया है और जो पॉलिटिकल पार्टीज है, सियासी जमातें, खास तौर पर सिंध जो सबसे ज्यादा रिजेक्टेड सूबा है, जिसको सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है, जो सबसे ज्यादा एक ऐसे हालात में, एक ऐसा सूबा है जो बिल्कुल ही डेवलपिंग नहीं, अंडर डेवलप्ड अगर आप कहें तो हालात में है, और बिल्कुल उस वहां के लोगों के लिए कोई फलाही काम नहीं किया जाता। तो अब उनको याद आ गई है कि सूबे के लोग भी हैं और उनके लिए भी कुछ करना है बिलावल साहब को, क्योंकि जाहिर है समझ आ रही है उनको कि आखिर में एक अवाम ही होती है जो लीडर को बचा सकती है, एक अवाम ही होती है जो खड़ी हो जाती है। लेकिन अवाम उनके लिए क्यों खड़ी होगी, या अवाम उनको क्यों रिस्पॉन्ड करेगी, या अवाम क्यों कहेगी कि करप्ट लोगों के घेरा ना तंग हो, क्योंकि अल्टीमेटली अवाम सफर करती है। ये बिजली के बिल, ये जो जितना कुछ है, चीनी की कीमतें, पेट्रोल, ये सब कुछ अवाम फेस कर रही है नालायक और करप्ट हुक्मरानों के फैसलों की वजह से, और करप्ट अशराफिया जो अपने जेबें भरने में लगी होती है इनके फैसलों की वजह से। तो अवाम ऐसे लीडर्स को कभी प्रोटेक्ट नहीं करेगी, ना ही अवाम कभी कहेगी कि कभी कोई इनके गिर्द घेरा ना तंग करे। जरूर घेरा तंग किया जाए तमाम करप्ट अशराफिया के अगेंस्ट, ताकि आइंदा करप्शन से पहले 10 बार इनको सोचना चाहिए। लेकिन यहां पर एक बात और भी है कि तमाम इदारों को अपने जो डोमेन है उसके अंदर भी रहकर काम करना होगा। अगर बात की जाए तो यहां पर दो बड़े मुख्तलिफ बयानात हैं। जरदारी साहब ने जी टोन बिल्कुल चेंज कर ली, और जरदारी साहब ने यह कहा कि हमें फर्क नहीं पड़ता अगर 90 दिन से ऊपर भी चले जाते हैं इलेक्शन। हफ्ते वाले रोज जरदारी साहब ने गुफ्तगू की, बड़ी इंटरेस्टिंगली, बड़ी अमेजिंगली सुनने में आया जी कि जरदारी साहब कह रहे हैं कोई नहीं होता, अगर चलेंगे इंतखाबात आगे, हमें इदारों पर ट्रस्ट है तो हम वेट कर लेंगे। शायद जरदारी साहब कुछ बड़े घर वाले लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बरक्स बिलावल साहब ने कल बयान दिया कि किसी सूरत 90 रोज से ऊपर इलेक्शन दहमन को तजावुज नहीं होने दूंगा, या हम नहीं मानेंगे इस चीज को कि 90 डेज एक्सीड करें इलेक्शन, जो आइन कहता है वो करेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी बड़ा आइन करती है, 1973 के आइन को ओन करती है, और उन्हें लगता है कि बस ये आइन की किताब और पाकिस्तान के सिर्फ वही वाली वारिस है। तो बड़ी जिम्मेदारी भी फिर उन पर आयद होती है इस चीज को लेकर, क्योंकि भुट्टो साहब का इस आइन में बहुत ज्यादा जो है वो एक कंट्रीब्यूशन है बहुत बड़ा। तो अब बिलावल ने वो कंधों पे जिम्मेदारी उठाई और बिलावल साहब ने ये फरमाया कि मैं अब्बा की बात सिर्फ घर तक मानने का जो हूं वो पाबंद हूं, वालिद साहब की बात तो मैं तो किसी सूरत भी, मैं सिर्फ अपनी सीईसी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके फैसलों का पाबंद हूं, आइन का पाबंद हूं, अपनी आवाम को देखता हूं, आवाम को देखकर फैसले करता हूं। बड़ी हैरत हुई है उनकी गुफ्तगू सुनकर भी कि आवाम तब कहां थी जब आप पीडीएम हुकूमत का 16 माह हिस्सा रहे, और जब जिस किस्म के फैसले इसहाक डार ने किए, बातें की जाती थी कि इसहाक डार डॉलर डर जाता है इसहाक डार के नाम से, और जिस तरीके से डॉलर नापैद हो गया, रुपए की कदर गिरी, जो शरह नमू थी वो सुस्त हुई, इन्फ्लेशन अपनी पीक्स पे गई, हम बहुत बहुत अजीब हालात थे। तब बिलावल साहब कहां थे? और जो वजीर खारजा तो वो रहे, लेकिन खारजी उमूर हमारे जिस तरीके से चले, अच्छा मैंने तो पिछले तकरीबन 16 महीनों में कोई वजीर खारजा होते हुए बिलावल भुट्टो को या वजीर आजम शहबाज शरीफ को कोई खारजी उमूर पर बड़ा इवेंट या कोई बड़ी कामयाबी हासिल करता नहीं देखा, सिवाय मैंगो डिप्लोमेसी के। शहबाज शरीफ साहब गए और उन्होंने कहा कि जी आधे आम आपके, आधी पेटी आप अपनी बेगम को दे, और तैयब उर्दगान साहब को उन्होंने ये कहा। तो मैंगो डिप्लोमेसी देखी हमने, तो कोई ऐसा बड़ा खारजा के लेवल के ऊपर या वजारत खारजा या फॉरेन अफेयर्स के डिपार्टमेंट के अंदर हमने कोई ऐसा बड़ा कुछ नहीं देखा, एक बड़ी कोई गेम चेंजर डेवलपमेंट नहीं देखी कि लगे कि पाकिस्तान के लिए कुछ बहुत बड़ा कर दिया है बिलावल भुट्टो जरदारी साबिक वजीर खारजा और शहबाज शरीफ साबिक वजीर आजम ने। तो बज़ाहिर तो कुछ भी नहीं किया हुकूमत ने 16 माह के अंदर। इन्होंने सिर्फ अपने केसेस माफ कराने थे, इन्होंने सिर्फ जो कुछ काम करने थे और जिस तरीके से कठपुतलियां बनकर आए थे इन्होंने बस वही किया, और उन्हीं कामों पर इनकी तवज्जो थी। तो बिलावल का बयान, बिलावल अवाम को खुश करना चाह रहे हैं। पीपल्स पार्टी और ये जो तमाम सियासी जमातें नाजरीन, ये एक चूरन बेचती हैं, और ये जो चूरन है ये इलेक्शन से पहले बेचना इनकी मजबूरी है, चूरन बेचती है। फिर कुछ बेवकूफ अवाम में अभी भी कुछ एलिमेंट्स हैं, और कुछ ये इतने ज्यादा शातिर हो चुके हैं और इनका मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग हो चुका है कि धांधली करके भी जीतते हैं। तो पीपल्स पार्टी ने तो सिंध की आवाम को इस तरीके से कंट्रोल किया है, और पीपल्स पार्टी अब ये चूरन बेच रही है कि बिलावल जो है वो आपका नौजवान यंग लीडर है, और वो बड़ा जी दबंग है, वो आ गया खुल के सामने, वो कह रहा है कि 90 रोज से ऊपर इलेक्शन नहीं जाने दूंगा। जबकि जरदारी साहब सब कुछ पता है, सब जानते हैं, कोई घास नहीं खाता, एवरीबडी नोज के जरदारी साहब ही देखते हैं तमाम तर मामला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। और उन्होंने कहा जी कि कोई मसला नहीं है, क्योंकि उन्होंने बड़े घर वालों को खुश करना था, और असल वजह भी यही है, असल चीज भी यही है। पीपल्स पार्टी सिर्फ सामने आके एक खेल तमाशा पेश कर रही है, और अगर कहीं से कोई थोड़ा बहुत चांस है कि पीपल्स पार्टी सीरियस
सीरियस हो गई है इस मामले को लेकर और सीरियसली इलेक्शन पर सोच रही है, तो उसकी वजह वो 1000 लोग हैं और वो स्टॉप लिस्ट है और वो क्रैकडाउन है जो शुरू कर दिया गया है। और उस क्रैकडाउन के अकॉर्डिंग जो बड़े इंपॉर्टेंट जो है वो काम किए गए, जखीरा अंदोज जो हुंडी वाले लोग हैं, स्मगलिंग करने वालों को शामिल किया गया है और एफआईए के जोनल डायरेक्टर्स को हिदायत की गई है कि आपने रोजाना की बुनियाद पर जो है वो रिपोर्ट भेजनी है कि कितने लोग कहां से पकड़े और आपने किस तरीके से छापे मारे और क्या इकदाम आप कर रहे हैं। बिजली चोरी के खिलाफ अलग से कार्रवाइयां जा रही हैं। तो जो मुल्क का कानून है अगर देखा जाए ओवरऑल तो वो हरकत में आ गया है और बड़ी बड़ी जो जखीरा अंदोजी, शाजिया मरी का जो केस चला पिछले दिनों में, शाजिया मरी के घर से जिस तरीके से चीजें बरामद हुई, जिस तरीके से रुपया बरामद हुआ, ज्वेलरी बरामद हुई, वो हम सबके सामने ये अवाम के हक का, अवाम के खून पसीने की कमाई है। ये वो कमाई है जो असल में अवाम पे खर्च होनी चाहिए थी क्योंकि अवाम के टैक्स है। ये अवाम जो है वो खजाने का मुंह भरती है अपने जेबों से टैक्स दे देकर। 20,000 वाला बेचारा भी एक बिस्किट का पैकेट खरीदता है, उस पर भी टैक्स देता है, लेकिन अल्टीमेटली अवाम को कुछ नहीं मिलता। अवाम रुलती है रोडों पर, अवाम आपके बच्चे जो है वो दवाई ना मिलने की वजह से मर जाते हैं, अवाम जो है अपना बिजली का बिल नहीं दे पाती तो बिजली के मीटर कट जाते हैं, अवाम के बच्चे स्कूलों की फीस नहीं दे पाते तो स्कूल से एडमिशन कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन अशराफिया अपने मजे में है और अशराफिया सिर्फ 2 से 3 महीने पहले इलेक्शन से आती है और चूरन बेचने की और गुड कॉप बैड कॉप खेलने की कोशिश करती है कि जी जरदारी जो है वो बैड कॉप और बिलावल गुड कॉप, और बिलावल कह रहा है 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होंगे। तो ये जो स्क्रिप्ट है ये बड़ी पुरानी प्लेबुक कह लें इस्तेमाल कर रहे हैं या ये 1990 की उसमें चल रहे हैं। अवाम में अब अगर कहा जाए शऊर आ गया और सोशल मीडिया ने एक शऊर दे दिया तो वो भी गलत नहीं होगा। मीडिया भी बड़ा एडवांस हो चुका है और मामला अब बड़े बदल गए हैं। अब चीजें उस तरीके से नहीं है जिस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज, रवायती सियासी जमातें चाह रही हैं कि हम एक खानदानी सियासत को लेकर चलेंगे, तो अब चीजें काफी ज्यादा बदल गई हैं। ये जरदारी साहब और बिलावल की जो डेवलपमेंट्स है, बिलावल बड़े सरगर्म भी दिखाई दे रहे हैं, लग रहा है इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी जरूरत है, उन्हें इस टाइम करनी है। इलेक्शन का साल तस्वुर किया जा रहा है 2023 को, अब होते या नहीं होते तो अल्लाह आलम। और इसके साथ साथ बिलावल की पार्टी के बहुत सारे लोग स्टॉप लिस्ट में भी डाल दिए गए हैं। यहां पर एक लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अपने आखिरी सेगमेंट में। साइफर केस पर आज सबकी नजर थी और सब जानते थे कि डिलेइंग टैक्टिक्स है तो मजीद आज शायद आज भी समात मुलतवी हो जाए, लेकिन वो क्या इश्यूज थे, टेक्निकलिटी इश्यूज क्या थे जिन पर समात आज भी ना हो सकी और मुलतवी हो गई, दलाइल ना शुरू हो सके, उस पर आपको आगाह करेंगे। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। ब्रेक के बाद नाजरीन आपको वेलकम कहते हैं। आखिरी सेगमेंट में बात करेंगे साइफर केस के लिए एक खुसूसी अदालत बनाई गई। जज अबू अल हसनात जुल्करनैन जो है इस खुसूसी अदालत के जज हैं जो तमाम साइफर केस पर जितने भी लोगों की पेशी है, शाम कुरैशी हो या इमरान खान साहब हो, सबको वही देख रहे हैं और असद उमर की भी जो है पेशी है वो भी उधर ही होती है। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के लिए जो खुसूसी अदालत बनाई गई है उस पर जब पहली समाअत हुई वो अटक जेल के अंदर हुई, हम सब बखूबी वाकिफ हैं, उससे भी आपको मैंने अपने प्रोग्राम में आगाह किया। और अब जो है वो जो समाअत है उसकी दूसरी समाअत पर जो एक टेक्निकल इशू उठा था वो ये था कि रिट पिटीशन दायर की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से, शेर अफजल मरवत खान साहब की जानिब से, और जिस रिट पिटीशन को बाकायदा तौर पर प्रोसिक्यूशन टीम की जानिब से, क्योंकि जो प्रोसिक्यूटर्स हैं 3 लोग हैं प्रोसिक्यूशन टीम में और तीनों बड़ी भारी भरकम टीम है जिसमें गालिबन रिजवान अब्बासी साहब हैं एक और एक कोई नकवी साहब है, तो 3 लोगों की प्रोसिक्यूशन टीम है, 3 लोगों पर मुश्तमिल। तो प्रोसिक्यूशन टीम ने एक एतराज उठाया था कि रिट पिटीशन को आप जल्द से जल्द जो है वो विड्रॉ करें, क्योंकि रिट पिटीशन जो है उसकी वजह से आपकी अदालत पर, उन्होंने कहा था अबू अल हसनात जुल्करनैन साहब को कि आपकी अदालत पर सवाल उठते हैं और अगर आप रिहाई दे भी देते हैं तो वो चीज मानी नहीं जाएगी और अदालत फिर भी क्वेश्चनेबल होगी। तो उसकी वजह से समाअत मुलतवी हुई। पर जज अबू अल हसनात साहब की अहलिया बीमार हो गई। आज अल्लाह अल्लाह करके समाअत हुई थी, लेकिन आज भी समाअत मुलतवी हो गई। आज जब समाअत शुरू होने लगी, दलाइल का आगाज होने लगा था, मेरिट्स पर दलाइल का आगाज नहीं हो सका, तकरीबन 4 से 5 घंटे समाअत चली और इन कैमरा हियरिंग थी, इन कैमरा प्रोसीडिंग थी। तो सहाफी दोस्त अंदर मौजूद है वो ये रिपोर्ट कर सकें कि कोई भी मेरिट पर दलाइल का आगाज नहीं हो सका। उससे पहले ही प्रोसिक्यूशन टीम ने यह एतराज उठा दिया कि एक दरखास्त जो जमानत दरखास्त के साथ एक सर्टिफिकेट का अटैच होना बहुत जरूरी है और वो सर्टिफिकेट जो है उसके ऊपर लिखा होना चाहिए कि केस से मुतालिक जमानत हो चुकी है या होनी है या कोई केस जेर इल्तवा है
और वो चीजें जो है वो अटैच हुई होना जरूरी होती है। तो वो ये एतराज उठाया प्रोसिक्यूशन की टीम ने और इस पर फिर 1 बजे तक समाअत को पहले वक्फा दिया गया जज अबू हसनात जुल्करनैन साहब की जानिब से और कहा गया कि क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन की टीम है सुप्रीम कोर्ट में किसी केस में बिजी है। फिर दोबारा 1 बजे के बाद जब वक्फे के बाद दोबारा समाअत का आगाज हुआ तो जो जज अबू हसनात जुल्करनैन साहब है उनकी जानिब से कहने के जुज़वी तौर पर जो एक एतराज उठाया गया प्रोसिक्यूशन की जानिब से, जो टेक्निकल एक एतराज है उसको मंजूर कर लिया गया, जबकि बैरिस्टर सलमान सफदर कहते रह गए कि वो एक सर्टिफिकेट नुमा चीज अटैच्ड है जमानत दरखास्त के साथ, तो आप उसको देखें, लेकिन उनकी बात नहीं सुनेगी। और अब 14 सितंबर यानी जुमेरात वाले रोज तक इमरान खान साहब की साइफर केस में जो जमानत दरखास्त है उसको मुलतवी कर दिया गया समाअत को। अब 14 सितंबर को इस पे इमरान खान साहब की किस्मत जो है वो जांची जाएगी और देखा जाएगा कि उनको जमानत मिल पाती है यानी। बिल्कुल ऐसा ही चौधरी परवेज अलाई का जो केस है उसकी जमानत दरखास्त जो है कल सुनी जाएगी, लेकिन उसमें भी उम्मीद है कि शायद उन्हें मिल जाएगी क्योंकि वो जिस केस में उनको गिरफ्तार किया गया था उसमें कोई प्रॉपर शवाहिद नहीं है, क्योंकि वो तो उस रोज इस्लामाबाद के अंदर जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर मौजूद ही नहीं थे, जिस वजह से उन्हें उस दिन गिरफ्तार किया गया इस्लामाबाद पुलिस लाइंस के बाहर से। तो लेकिन उनकी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी फिर किसी और केस में डाल दी जाएगी। तो ये तमाम तर मामलात हैं, इस टाइम अदालतें जो हैं वो बिजी हैं बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल केसेस में। तो जो आम लोगों की सुनवाई है वो समझ नहीं आता कि कहाँ जाएंगे आम लोग अपना मसला लेकर, आम लोग अपने प्रॉब्लम्स लेकर कौन सी अदालत को रुजू करेंगे। और मामला जो है वो बड़े डिसाइसिव भी हैं, बड़े कॉम्प्लिकेटेड भी हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के आखिरी दिन है, सदर आरिफ अलवी अपना ऑफिस नहीं छोड़ रहे जब तक कोई नया सदर नहीं इलेक्ट हो गया, तो ऑब्वियसली इलेक्ट करने के लिए इलेक्टोरल कॉलेज इस टाइम मौजूद नहीं है। इलेक्शंस का कुछ समझ नहीं आ रही कब होने जा रहे हैं कब नहीं। एक अफवाह है कि शायद जनवरी या फरवरी, जनवरी आखिर में या फरवरी के बिल्कुल स्टार्ट फर्स्ट वीक में पहले हफ्ते में शायद इलेक्शंस हो। ये बातें अफवाहें कितनी सच साबित होती है और मामलात किस तरफ जाते हैं उससे हम आपको अपने चैनल पर और मैं खुसूसी तौर पर अपने प्रोग्राम में आपको आगाह करती रहूंगी। आपने यूट्यूब पर भी चैनल सब्सक्राइब करना है, चैनल जरूर देखिए। तमाम खबरों से बाखबर रहने के लिए SPFN न्यूज देखते रहिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। प्रोग्राम लाइव डिबेट